बाद में जाकर इसमें किरदार की ख़राबियाँ आ जाती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले ये एक बीमारी आती है, उसके बाद इसके अंदर किरदार की ख़राबियाँ आना शुरू होती हैं। देखें, लोग ये कहते हैं कि किरदार की ये मतलब लोग फिर उसको डिज़ीज़ की तरह ट्रीट नहीं करते। ये मिथ बताने का मकसद ये है, यानी बीमारियों को ही सिर्फ हम ट्रीट करते हैं ना, इलाज में लेकर जाते हैं, डॉक्टर पे लेकर जाते हैं, जितनी बार मर्जी रिलैप्स हो जाए। क्या आप कभी अपने घर में किसी का इलाज करा रहे हो, थकते हैं इलाज करवाने से? ये मिथ को फैक्ट से रिप्लेस करना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इससे फिर हम समझ जाएंगे कि ये बीमारी है और उसका सिर्फ इलाज होता है। देखें, खुदा न खास्ता घरों में अगर शुगर की बीमारी हो या दिल की बीमारी हो, अगर हम थक गए हैं डॉक्टर पे जा जाकर, अब नहीं हमने दवाई खिलानी, ये तो परहेज़ ही नहीं करते मीठा खाने से या छोड़ने से, कभी किसी स्टेज पर करते हैं? जब मसला होता है लेके भागते हैं ना, आखिरी सांस तक लोग लेकर अपने घर वालों को हॉस्पिटल भाग रहे होते हैं इमरजेंसीज में कि किसी तरह ये बच जाएं, होता है ना ऐसा। लेकिन ड्रग एडिक्शन में ऐसा नहीं होता। ड्रग एडिक्शन में हम वन शॉट डील चाहते हैं कि कोई एक इलाज हो जाए और बस उसके बाद नशा भी ना हो, कोई घर में बदमज़गी भी ना हो, कुछ भी ना हो, क्योंकि उसको अब बैक ऑफ द माइंड स्टोरी ये है कि उसको हमने बीमारी माना नहीं, उसको हमने माना है कि कोई मर्जी की चीज़ है, कोई बस की चीज़ है। ये चाहता है नशे करना, इसलिए ये नशे करता है। ये इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ये बदतमीज़ है, ये झूठा है, ये ऐसी कोई चीज़ है, बीमारी नहीं उसे समझते। इसीलिए ये मिथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि देखें, वो झूठे होंगे होंगे, उनके कैरेक्टर में और डिफेक्ट्स होंगे होंगे, लेकिन वो बाद में आए हैं। पहले ड्रग एडिक्शन आई थी, उन्होंने किसी भी XYZ रीज़न की वजह से नशा करना शुरू कर दिया और फिर उनको अपने नशे का साइकिल चलाते रहने के लिए झूठ बोलना पड़ता था, उन्होंने झूठ बोले। फिर उनको अपने नशे का साइकिल चलाते रखने के लिए ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी थी, किसी को मारना पड़ा था, चीज़ें चोरी करनी पड़ी थी, चीट करना पड़ा था, धोखे देने पड़े थे। वो सब उन्होंने किया अपने नशे के साइकिल को चलाने के लिए। तो इसका मतलब है कि बीमारी पहले आई थी और इनके किरदार में जितने भी दाग लगे हैं ये बाद में लगे थे। तो ये समझाने का मकसद ये है ताकि आप उसको एज अ बीमारी ट्रीट करना शुरू हो जाएं और उसका इलाज करना शुरू हो जाएं। अगर आप उसको किरदार की ख़राबी समझेंगे ना, तो फिर लोग छोड़ देते हैं। फिर लोग कहते हैं इसका तो रोज़ का ही काम है, ये तो है ही झूठा है, तो फलां चीज़ है। आप कैरेक्टर पर निशाने बांधना शुरू कर देते हैं और किरदार को ठीक करने के लिए दवाइयाँ नहीं होती। क्या होता है फिर? कभी ढेर सारी बेइज्जती होती है, कभी मारपीट होती है, कभी नवाजिशें होती हैं कि चलो प्यार करके देखेंगे तो शायद ठीक हो जाए, कभी मनमानियाँ होती हैं, कभी उसकी ढेर सारी माने बातें, रिस्ट्रिक्शंस, कभी चेन कर दिया जाता है, कभी घर से बंद कर दिया जाता है, कभी पैसे रोक दिए जाते हैं, कभी खाना रोक दिया जाता है। तो फिर आप दूसरे ट्रीटमेंट्स, कभी शादी करा दी जाती है, बाज़ का दूसरी शादी करा दी जाती है कि शायद इससे ठीक हो जाए, या उम्रा पर भेज दिया जाता है, या फिर कोई तबलीगी जमात के साथ भेज दिया जाता है। तो अगर हम ये समझेंगे ना कि ये कोई किरदार की ख़राबी है, ये कोई ख़ुद नहीं ठीक होना चाहते, तो फिर उसके ये तरीके हैं जो मैंने आपको भी ढेर सारे बताए। और आप में से ज़्यादातर लोगों के घर वाले इनमें से 2-4 तरीके या 4-5 तरीके ट्राई कर चुके होते हैं। कभी वो दम करा लेते हैं आपको, कभी वो मार कर देखते हैं, कभी वो बहुत प्यार करके देखते हैं, कभी वो पैसे रोक कर देख लेते हैं, कभी वो कारोबार शुरू करवा कर देख लेते हैं। ये वो सारे तरीके, क्योंकि उनके जहन में चीज़ ये होती है कि ये कोई अपनी मर्ज़ी से कर रहा है सब कुछ, और अगर हम ये तरीके अपनाएंगे तो ये एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उनको समझाया जाता है कि ये वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे। हाँ, नशा पहली दफ़ा जब उन्होंने किया था तो उस पर उनकी मर्ज़ी शामिल थी। जब एक बार ड्रग एडिक्शन आ गई है, जब एक बार उनको बीमारी आ गई है बीच में, उनको लत लग गई है उस नशे की, अब उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। मुझे बताएं, आप सब पेशेंट्स, कितनी बार आप लोगों ने ऐसे नशे किए जिसमें आपका दिल शामिल नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मजबूरी में किए? जिसमें दिल था कि आज रहने देता हूँ, नहीं करता, लेकिन फिर भी आप लोग मजबूर महसूस कर रहे थे कि करना है, क्योंकि तकलीफ़ हो रही थी नशा छोड़ के। ये वो बीमारी है। अगर तो बीमारी ना होती और सिर्फ मज़े का ही बीच में एलिमेंट होता, तो ऐसी तो कोई स्टेज ना आती। ऐसा ही है ना? अच्छा, अब आप लोग समझें इस मिथ का कॉन्सेप्ट कि ये एक फैक्ट नहीं है, ये मिथ है, और ये कभी भी हमें, ये गलतफहमी कभी भी हमें इलाज को सही तरह से करने या समझने में मदद नहीं देगी। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये जो हमारा पेशेंट है ना, ये एक बदतमीज़ इंसान है, या ये झूठा है, या और ऐसी चीज़ें जो घर वाले कभी कभार सोचते हैं ना,
आउट ऑफ पेन, आउट ऑफ देयर टायर्डनेस, वो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं क्योंकि वो थक गए होते हैं। क्या हम ये नहीं कहते, बाज़-औक़ात आप थक जाते हैं, क्या हम ये नहीं कहते कि वो बीमार हैं, उनका बस नहीं है इस चीज़ पर? और यही वो तरीका है कि वो थक नहीं रहे, उनको पता चल गया है, थक भी जाते हैं बीच में, लेकिन उनको पता चल गया है कि ये बीमारी है। तो जब मसले होते हैं, उस्मान साहब ने थोड़ी गड़बड़ें तो नहीं की, ऐसा ही है। लेकिन जब मसला होता है, वो ये नहीं कहते कि तुमने नहीं ठीक होना कभी, वो वापस इलाज कराते हैं। तो घर वालों को यही बताते हैं कि इनके साथ गुस्सा करने का, इनको बहुत ढेर सारा प्यार करने का, इनकी बातें मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो काम करके देख लें जिनसे हल निकलता है। इसीलिए तो यहाँ पर घर वालों की काउंसलिंग होती है, वरना ढेर सारे ऐसे भी ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर सिर्फ पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और फैमिली से मुलाकातें या तो ना नहीं होती या एक दो होती हैं और फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। चेंज तब आता है पेशेंट की लाइफ में जब केयर टेकर्स बदल जाते हैं, जब उनकी हैंडलिंग बदल जाती है, यानी जब घर वाले बदल जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों के पास इतने फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने अपने आप को स्ट्रेट लाइन में रखना है। वो फिर यहाँ पर वो विलिंग वेस्ट की फ़ैमिली बन जाते हैं। जैसे हबीब साहब हैं, तो ये ज़रा डिफरेंट केस है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई इमीडिएट फैमिली नहीं है, वो अकेले हैं, अकेले आए थे, अकेले रहते हैं। तो मैं उनको पूरा ट्रीटमेंट यही समझाती रही हूँ, और आज क्योंकि वो जा रहे हैं तो उनको दोबारा मैं यही समझाऊंगी कि आप विलिंग वेस्ट को अपनी फैमिली समझ लें। आपके पास अगर घर में कोई नहीं है सुपरविजन के लिए, तो अगर आपके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आपने लेफ़्ट राइट नहीं होना। क्योंकि देखें, एक चीज़ तो फैक्ट है कि ये घर वाले ही होते हैं, ये माँ बाप ही होते हैं जो अनकंडीशनल हद तक प्यार करते हैं। आप 100 दफ़ा गलती करेंगे, वो 100 दफ़ा दिल बड़ा करके माफ़ भी कर देंगे और ट्रीटमेंट में भी ले आएंगे। जहाँ पर दोस्त होते हैं, जहाँ पर कोई दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो एक आधी दफ़ा साथ दे देते हैं, बट वो फिर रोज़ रोज़ की चीज़ें नहीं वो बर्दाश्त करते। वो फिर कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तो रोज़ का काम हो गया, क्योंकि उनके पास और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं डील करने के लिए। तो हबीब साहब, आपने इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना है और फॉलोअप को बिल्कुल मिस नहीं करना। नेक्स्ट 100 डेज़ रेगुलरली आपने यहाँ पर आना है ताकि आपकी रिकवरी को एक कॉन्क्रीट बेस मिले। एडिक्शन इज़ अ चॉइस। सेकेंड मिथ ये है कि एडिक्शन कोई चॉइस है। क्या एडिक्शन कोई चॉइस है? देखें, दो चीज़ों में फ़र्क है। नशे का इस्तेमाल करना यानी ड्रग यूजेज और ड्रग एडिक्शन, इन दोनों में फ़र्क है। वो कह रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन इज़ अ चॉइस। देखें, ड्रग इस्तेमाल करना, चूज़ करना, दूसरी एग्जांपल समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मीठा खाना हम सबकी चॉइस है ना, यानी एक बंदे ने मीठा, बिलाल साहब आपने कस्टर्ड खाना है नहीं खाना, ये आपकी चॉइस है ना। आप चाहें आप खा सकते हैं, चॉकलेट्स खा सकते हैं, मिठाइयाँ खा सकते हैं। अगर आप ना चाहें आप नहीं खा सकते। लाइफस्टाइल तो हमारी चॉइस होती है। आप रेड कलर के कपड़े पहनना चाहते हैं, ब्लू कलर के पहनना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप कौन सी वाली गाड़ी रखना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। हम लाइफस्टाइल में चीज़ें चूज़ कर सकते हैं कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। कोई इंसान ये चूज़ कर सकता है कि मुझे डायबिटीज़ हो जाए या मुझे ना हो। कोई इंसान ये चूज़ कर सकता है कि मुझे दिल की बीमारी हो जाए या मुझे किडनीज़ की बीमारी हो जाए, कोई और ऐसी चीज़ नहीं होता ना। तो मीठा खाना ना खाना आपकी चॉइस है, डायबिटीज़ होना ना होना आपकी चॉइस नहीं। वो एक अंदर का सिस्टम है, वो जब ख़राब हो गया तब हो जाएगी आपको शुगर। चाहे आपको उस वक्त आप चाह रहे हो या ना चाह रहे हो, आपकी बॉडी ने आपका साथ देना छोड़ दिया तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। लाइकवाइज, आप नशा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपकी चॉइस है। समझ लेते हैं, समझ आ रही है इतनी बात। लेकिन अब आगे जाकर, अंदर जाकर वो नशा आपको हज़म नहीं हो रहा, वो नशा मेटाबोलाइज नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टम ख़राब हो गया। ये आपकी चॉइस नहीं है। फिर चाहे जितनी मर्ज़ी आपकी ख्वाहिश हो कि मैं वापस यूज़र बन जाऊँ, मैं ये कर लूँ, अगर सिस्टम ख़राब हो गया तो फिर नहीं मुड़ सकती बात। फिर ड्रग एडिक्शन आ गई है। कितना डिनाइल होता है ना उस वक्त जब नशा हो नहीं रहा होता और आप क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं। फिर नहीं नशा हो रहा होता, फिर आप कोई और नशा इस्तेमाल करते हैं, फिर दो तीन मिलाकर करते हैं, फिर ज़्यादा लंबे देर के लिए करते हैं, लेकिन हाई मिल नहीं रहा। अब उस वक्त ज़हन में ये होता है कि ये जो चर्स है ना, ये खालिस नहीं है, या ये जो अल्कोहल है ना, ये सही वाली नहीं है, फ़लाँ वाली लेनी है, महंगी वाली, या पेशावर से मंगवानी है, या फ़लाँ जगह से मंगवानी है। तब ज़हन में ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं ना।
असल बात ये होती है कि अब आपका सिस्टम जवाब दे गया, अब उसने हजम नहीं करना नशा, क्योंकि उसके अंदर खराबी आ गई है। तो एडिक्शन चॉइस नहीं है, ये एक बीमारी है, और बीमारियां कोई चूज नहीं करता। क्या मैं और आप कभी चूज कर सकते हैं कि मैं ब्लड प्रेशर हो जाए? हमारा जवाब क्या होगा हर दफा? कि ना हो, नहीं हो। लेकिन हमारा जवाब, कोई हमने मीठी कोई चीज़ खानी है, उसमें हम कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं। तो बीमारियों में कभी भी हमारे पास ऑप्शन नहीं होती कि आपने लेनी है कि नहीं लेनी। बीमारियां बस आपकी इजाज़त के बगैर आ जाती हैं, और फिर आपको उनको ठीक करना पड़ता है लाइफस्टाइल चेंज से और दवाइयों से। ये चीज़ क्लियर हुई? इस मिथ को क्लियर करने का मकसद ये है कि आप इसके साथ एक वो जो जंग हमने शुरू की होती है वो छोड़ दें। आप इस बीमारी के आगे हथियार डाल दें कि इसके आगे मेरा कोई बस नहीं है। ये जो हमारे ज़हनों में चलता है ना, कभी कभार छुप के अल्कोहल पी लूँ, कभी कभार बियर पी लूँ तो कोई मसला नहीं होगा, होती है ना हमारे जहन में ऐसी चीज़ें। मैं पेशेंट्स की बात कर रही हूँ। सिगरेट में तो कोई मसला नहीं है, वो तो एक बड़ी मामूली सी चीज़ है। सिगरेट तो मैं पी ही सकता हूँ, और मैं यहाँ सिगरेट छोड़ने के लिए आया ही नहीं था, सोचते हैं ना लोग ऐसा। अब ये मसला आपका नहीं रह गया कि आपने क्या चूज़ करना है क्या नहीं। यानी जब हमने दिल के अंदर हल्की सी गुंजाइश और दिया सा जलाया, और दिया जलाना समझते हैं, उम्मीद का धागा बांध लेना, दिया जला लेना। हसन साहब इधर आ जा, कि इस तरह की कोई चीज़ें कर लेना कि चलो कभी कभार तो मैं कर लूँगा ये चीज़ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सेकंड में जब क्लियर करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा पता चलेगा कि इस तरह की चीज़ें आपको बीमारी का कॉन्सेप्ट समझने नहीं देंगी। ऑनेस्टली बताइएगा, वैसे तो नहीं बताएंगे मुझे लगता है, लेकिन ऑनेस्टली बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो ये दिल में सोच कर बैठे हुए हैं कि बाहर जाकर कभी कभार पार्टी तो करनी है, या कभी सिगरेट तो पी ही लेना है, या बियर तो कभी कभार चली जाती है। ये इसलिए नहीं जाती क्योंकि एहतशाम साहब दिल ही नहीं मानता ना कि मैं एक एडिक्ट हूँ। दिल ही नहीं मानता। ऐसा लगता है कि मैं वापस यूज़र, अगर मैं कंट्रोल करके करूँ तो मैं वापस यूज़र बन सकता हूँ। अगर मैं, वो तो मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा कर ली, अब जब मैं कंट्रोल करके करूँगा, बिल्कुल। यानी ये इससे बड़ा डिनायल और क्या होगा कि हमें ये लग रहा होता है कि पहले जो मैं करता था वो मैं सही नहीं करता था, पहले मुझे पता नहीं था, अब मैं कंट्रोल करके करूँगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे, मैं कर सकूँगा, मैं कुछ महीने गुजार सकूँगा। हम ये मान नहीं रहे होते कि मेरे साथ तो वाकई मसला हो गया। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, आप कभी अपनी फैमिली में कभी किसी डायबिटिक से मिलें, और ख़ास तौर पर उनसे जो अभी ताज़े हुए हों, जिनको अभी न्यूज़ ब्रेक हुई हो साल एक पहले, कुछ मंथ्स पहले, कि वो डायबिटिक हो गए हैं। मैंने इतने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिनको जब फर्स्ट टाइम न्यूज़ ब्रेक करते हैं ना उनके डॉक्टर, जब वो अपने मसाइल के साथ जा रहे होते हैं बार बार, और उनका फिर टेस्ट करा लिया जाता है और पता चल जाता है कि वो डायबिटिक हो चुके हैं, और जब डॉक्टर्स उनको बताते हैं कि अब आप डायबिटिक हैं, ये आपने इंसुलिन लेनी है, ये आपने दवाई लेनी है, और मीठा आपने बिल्कुल नहीं खाना, तो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता होगा? नहीं, वो ये तो नहीं कहते कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, वो कहते हैं कि सेकंड ओपिनियन लेनी। वो डॉक्टर बदलते हैं सबसे पहले, वो लेबॉर्ट्री बदलते हैं, वो डॉक्टर बदलते हैं कि शायद किसी और डॉक्टर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि नहीं नहीं अभी आप बॉर्डर लाइन पर हैं। यानी वो सुनना ये चाह रहे होते हैं। फिर उनको कहीं से पता चलता है कि कहीं दूर दराज, हालांकि पढ़े लिखे लोग होते हैं मोस्टली, बीच में फिर उनको पता चलता है कि दूर दराज कोई हकीम है, बातें नहीं करें आपस में, कि कोई है हकीम, वो दम करते हैं और शुगर ख़त्म हो जाती है, तो वो इतना लंबा सफ़र करके उनके पास जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ से उम्मीद मिल रही होती है। उनको वो जो सुनना चाह रहे थे कि ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी, तो वो फिर उसके पास चले जाते हैं। वो फिर उस डॉक्टर के पास नहीं जाते जो उनको फैक्ट्स बता देता है कि नहीं ये ख़त्म नहीं होती, हाँ मैनेज करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। वो फिर उसके पास नहीं जाते, उनको वो सूट नहीं करता, उनको उससे अच्छी वाइब्स नहीं आती, क्योंकि वो उनका एकदम से डिनाइल तोड़ देते हैं और उनको रियलिटी चेक दे देते हैं, और रियलिटी चेक्स बड़े अनकंफर्टेबल कर देते हैं। कोई इंसान किसी को रियलिटी चेक देना कि भई आपके हालात बड़े ख़राब हैं, हम मोस्टली यहाँ पर जब पेशेंट से कोई ऐसी बात कर लें जिसमें उनको रियलिटी चेक मिले, वो बुरा मान जाते हैं। आप लोग अपनी एग्जांपल से बताएं, अपने एक्सपीरियंस से, कि एकदम से गार्ड्स ऑन हो जाते हैं, एकदम से मतलब आप लोग, हमें पता चल जाता है कि अब पेशेंट्स डिफेंसिव हो गए हैं। हालांकि उसमें कोई आप लोगों को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा होता, वो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है जो हमारी जिम्मेदारी है देना।
इसी तरह दिल नहीं मानता कि मैं कैसे एडिक्ट हो सकता हूँ, और इसीलिए दिल में हल्की सी उम्मीद इस चीज़ की बंधी रहती है कि मैं कभी तो ज़रूर करूँगा नशा, क्योंकि एक टाइम पर उसने आपको हाई भी दिया था। और हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज़्म ये है, अनफॉर्चुनेटली नेचर ने हमारा दिमाग बनाया ही ऐसा है कि वो अच्छी चीज़ों को ज़्यादा देर के लिए पकड़ कर रख लेता है, और बुरी यादें या चीज़ें कुछ अरसे के बाद उनकी शिद्दत में कमी आती रहती है। इसीलिए आप लोग सब के सब ने शदीद नुकसान उठाया नशे से, शदीद नुकसान। लेकिन उस नुकसान की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है जितने पहले हाई की मेमोरी पड़ी हुई है सबके ब्रेन में। अग्री करते हैं इस बात से? हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है कि आपको कोई बहुत तकलीफ दे टाइम गुजरा हो आपकी लाइफ में, जब वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जाता है उसकी शिद्दत का, ये हमारे सर्वाइवल के लिए रखा हुआ है नेचर ने। बट फिर इसके नुकसान भी हैं कुछ, यानी हमारे सर्वाइवल के लिए रखा हुआ है ताकि हम उस ट्रॉमेटिक इवेंट से निकल आएँ बाहर, ताकि हम मूव ऑन करें अगली चीज़ों में, ताकि हम अच्छी चीज़ों का टेस्ट याद रखें, अच्छी यादें याद रखें। ये हमारे सर्वाइवल के लिए रखा हुआ है कि हम फेड अप ना हो जाएं इस लाइफ से। लेकिन फिर इसका एक नुकसान ये है कि जब हम बीमार हो जाते हैं या हम नशे में चले जाते हैं तो हमें नशे में होने वाले बुरे हालात और वाक़यात जल्दी भूल जाते हैं, और हम उसकी अच्छी यादों को पकड़ कर रख लेते हैं, और वही जो पहली दफ़ा में हाई मिला था वो अचीव करने के लिए आगे से आगे, आगे से आगे, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा रास्ता अपनाए जा रहे होते हैं कि किसी तरह वो वाला हाई अचीव हो जाए। लेकिन आप लोगों को बार बार अपने आप को ये रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है कि एडिक्शन कोई चॉइस नहीं थी मेरी जो मैंने चूज़ की हो, ये एक बीमारी थी जो आ गई है मेरे अंदर, और अब मुझे इसे एक्सेप्ट करना है और इसका इलाज जारी रखना है जब तक कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। ठीक है? और इसका जवाब कौन देगा कि कब ठीक हो जाएंगे? 12 स्टेप्स वाले कहते हैं, जो अल्कोहलिक एनोनिमस वाले हैं, जो नशे की बीमारी का इलाज करने वाले और लिखने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक आपको मीटिंग्स में जाना, यानी इन मीटिंग्स में आना, उस सेशन हॉल में जाना जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, बोझ ना लगना शुरू हो जाए तब तक जाते रहें। इसका क्या मतलब हुआ? जब तक आपको मीटिंग्स में जाना, सेशन में जाना या इलाजगाह में जाना बोझ लगना बंद ना हो जाए तब तक जाते रहें। अगर आपको एक जगह पे आना बोझ ही नहीं लग रहा तो फिर आप खुद ही नहीं आ जाएंगे खुश होकर। तो इसका जवाब है कि फिर हमेशा आपने किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रक्चर से जुड़े रहना है। यानी अभी तो मुझे बोझ लग रहा है और बंदा चल कर जा रहा है इलाज का में, फिर एक वक्त आएगा जब बोझ नहीं लग रहा तो फिर खुशी खुशी जाएगा ना बंदा। तो इसका मतलब है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी किसी ना किसी फॉर्म में आपने इलाजगाह से जुड़े रहना है। अच्छा, मिथ नंबर 3 है कि यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर टू क्विट ड्रग्स। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी ही ऐसे मिथ है जो हर घर में है और बंदे के दिल में है कि आपको विल पावर चाहिए बस नशा छोड़ने के लिए। मुझे बताएं, इस हॉल में बैठे कितने लोग ये समझते हैं कि नशा छोड़ने के लिए विल पावर चाहिए? जो बंदा अंदर से बड़ा स्ट्रांग है ना, वो छोड़ देगा नशा। फैमिलीज में से कौन कौन है जो ये सोचते हैं कि विल पावर होनी चाहिए फिर छोड़ देगा बंदा नशा? हमने विल पावर को बड़ा ही ज़्यादा ना अहमियत दे दी है और बहुत ज़्यादा हमने विल पावर को बढ़ा दिया है। हालांकि विल पावर में कोई, विल पावर क्या है? दिल है ना। यानी अगर आम जुबान में कहें तो अगर कोई दिल से चाहे या अगर किसी का दिल करे तो हम छोड़ सकते हैं। देखें, अगर इसका बड़ा आसान सा इसको क्लियर करने का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको दूंगी। आपकी बहुत विल पावर है, फॉर एग्जांपल अब्दुल रहमान साहब की हद से ज़्यादा विल पावर है कि ये जहाज़ उड़ा लें। ठीक है, उड़ा सकते हैं आप जहाज़ विल पावर से। एक बंदे की बहुत शदीद वाली विल पावर है कि वो पीएचडी कर लें और मैंने तो डिस्टिंक्शन ही लेनी है, तो विल पावर से हो जाएगी पीएचडी। एक बंदे की बड़ी विल पावर है, कभी चाय भी नहीं बनाई और विल पावर है कि पाए बना लिए जाएं तो बन जाएंगे खाली विल पावर से। मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन लोग हैं। वो हैं एक्सेप्शंस, और किताबों में ये चीज़ लिखी हुई है, ये मेरे से नई नहीं है। 1% लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शंस में काउंट करते हैं। लेकिन मुझे और आपको कोई एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कोई चीज़ को देखने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ की तरफ जाना है जो मेजॉरिटी पर बनती है। मुझे बताएं, अगर कोई रिसर्च होनी है और उसको हमने जनरलाइज करना है आम पॉपुलेशन पर, तो क्या वो 2-4 लोगों पर हम करेंगे कि इनका मूड मिजाज कैसा है, कि वो ढेरों लोगों पर करेंगे और फिर जनरलाइज करेंगे? ढेरों लोगों पर करेंगे ना। अगर मैं ये कहूँ कि
एक बंदा है जो रोज़ाना लाल बत्ती क्रॉस करता है और वन व्हीलिंग भी करता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट नहीं होता और वो पकड़ा भी नहीं जाता, उसका चालान भी नहीं होता, तो क्या फिर लाहौर में सबको ये करना चाहिए? और क्या जितने लोग ये करेंगे क्या वो सब भी बच जाएंगे, उनका भी एक्सीडेंट नहीं होगा, उनका भी चालान नहीं होगा? होगा ना। तो कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो हम एक्सेप्शंस में काउंट करते हैं। एक बंदा बहुत खाता है, बहुत खाता है, बहुत खाता है, लेकिन कभी वेट गेन नहीं होता, ये एक्सेप्शन में है। एक बंदा बिल्कुल नहीं पढ़ता लेकिन हमेशा पास हो जाता है, ये एक्सेप्शंस में है। एक बंदा हर तरह का रूल तोड़ता है और आज तक उसे कोई कॉन्सिक्वेंस फेस करना नहीं पड़ा, ये एक्सेप्शंस में है। मेजॉरिटी में ये है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेजॉरिटी में ये है कि आप रूल फॉलो करेंगे, ट्रैफिक रूल्स, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मेजॉरिटी में ये है कि आप अपना वेट वॉच करेंगे तो ही वो मेंटेन रहेगा। मेजॉरिटी में ये है कि अगर आप नशे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मसाइल आएंगे। हम उन एक्सेप्शंस को नहीं देख सकते जो 1% में आती हैं। मैं और आप अनफॉर्चुनेटली उसमें है ही नहीं। अगर आप उस 1% में आते होते ना वकास साहब, तो आपने यहाँ आना ही नहीं था। आपने भी जिस तरह वो, अब ना कभी हमने उनका चेहरा देखा ना कभी वो यहाँ पर आए, क्योंकि वो थे ही एक्सेप्शंस में, तो बाहर बाहर ही काम सीधा हो गया। आप लोग नहीं हैं उसमें से, उस पॉपुलेशन में से, तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मसला ये है, मसला दिल का है कि हमारा दिल उधर फंसा हुआ है कि मैं भी ऐसा होता, मैं भी जब चाहूँ खुद छोड़ दूँ, मुझे भी नशे से इतने मसाइल ना आए। लेकिन इस दुनिया में सारे नशा करने वाले नशे के मरीज़ नहीं होते। कुछ नशा करते रहते हैं, पसमानदा ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ नशा करते हैं और बुरे हाल में ज़िंदगी गुजारते हैं। इन दोनों में फ़र्क है, एक को कहते हैं यूज़र, एक को कहते हैं एडिक्ट। तो हम जो दूसरों से एक किस्म की वो मतलब इम्प्रेस से हो जाते हैं, तो हमें पढ़ लेना चाहिए ना पहले इस बारे में कि ऐसे कौन लोग हैं जो नशा भी कर। हमारे इर्द गिर्द ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह काम करते हैं, रात को जाकर फिर नशा कर लेते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठते हैं, काम पर चले जाते हैं, या पूरा हफ्ता काम करते रहते हैं, वीकेंड पे पार्टी कर लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द ढेरों ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन हमें उनको नहीं देखना, क्योंकि उनकी बॉडी अभी साथ दे रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे इस हॉल में जितने भी लोग हैं मेरे समेत, हम सब मीठा खाते हैं, हम सब ढेर सारे कार्ब्स खाते हैं, रोटी चावल, हम सब ढेर सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं। लेकिन फिर हम में से कुछ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है। कौन कौन है यहाँ पर जिनको डायबिटीज़ है? अब इनका कोई कसूर तो नहीं था ना, हम भी उतना मीठा खाते हैं, शायद इनसे ज़्यादा खाते हों, लेकिन ये नहीं खा सकते। इन पे पाबंदी लगी है कि अब आप लोग मीठा नहीं खा सकते, अब आपको दवाई भी खानी पड़ेगी, इंसुलिन भी लगानी पड़ेगी, ये गोली भी खानी पड़ेगी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को चलाने के लिए। लेकिन कभी कभार इनका भी दिल करता होगा, मुबीन साहब कभी ज़हन में आता है कि ये सारे हर वक्त खाते रहते हैं, फ़लाँ चीज़ भी खाते हैं, ईदों पर भी इन्होंने खूब पार्टी की, मैं क्यों नहीं खा सकता? बहुत लोगों का दिल करता है। अभी आजकल फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी कि इतना परहेज भी कर रहा हूँ, फिर शुगर हाई जा रही है ना आजकल हाई, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी कि मैं क्या करूँ, ना मीठी चाय पीता हूँ, ना ये लोग ज़्यादा खाना देते हैं, हमने भी किचन में बड़ी सख्ती की हुई है। तो ये मैं बार बार डायबिटीज़ की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि ये दोनों बीमारियाँ बड़ी मिलती जुलती हैं, क्योंकि इन दोनों की फिजियोलॉजी सेम है। उधर भी हमारा जो एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, जिसको कहते हैं उर्दू में लबलबा कहते हैं, वो इंसुलिन बनाता है। एक टाइम आता है कि उसमें एरर आ जाता है, वो आपका और मेरा कसूर नहीं है, वो बस हमारी बॉडी का सिस्टम ही ये था कि अब उसने इंसुलिन बनाना बंद कर दी है, या जो वो इंसुलिन बनाता है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। एहतिशाम साहब, अगर हम एहतियातें करना शुरू हो जाए ना, तो हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बच जाएंगे। यानी अगर किसी की जीन्स में वो चली गई है डायबिटीज़, तो अगर आपको पता चल गया, अब ये कोई मायूसी वाली बात नहीं है कि क्योंकि मेरे तो ख़ानदान में है ब्लड प्रेशर, मेरे तो ख़ानदान में दिल की बीमारी है, तो मुझे भी वही होगी। अगर आपको पता चल गया, जीन्स एक किस्म का ना पेपर आउट होता है। अगर आपने एग्ज़ाम्स में जाना और पेपर पहले ही आपको आउट हो जाए, तो आप फर्स्ट नहीं आएंगे, सारी तैयारी कर लेंगे। तो अगर हम सिर्फ अपनी मैटरनल और पैटर्नल फैमिली में एक नज़र दौड़ा लें ना कि हमारे अम्मा की साइड पर रिश्तों में क्या क्या बीमारियां रन करती हैं, अब्बा की साइड पर, तो हम अपना ख्याल रखना शुरू कर दें कि मुझे डायबिटीज़ ना हो, और मेजर्स पढ़ लें कि क्या मैं करूं तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगी, क्या मैं करूं तो मुझे दिल की बीमारी नहीं होगी, और हम उस तरफ काम करना शुरू कर दें, तो लाइकलीहुड ये है कि हमें नहीं होगी।
फिर भी बीच में कुछ गफलत हो जाती है, ज़ाहिर है फरिश्ते हैं तो नहीं है हम कि हमसे कुछ ना हो, हमसे बदपरहेजियाँ हो गई तो हमारे साथ वो मसला हो जाए, क्योंकि जीन्स में बीमारी होने का मतलब है कि बड़े खुले चांसेस हैं कि आपके साथ ये मसला हो जाएगा अगर आपने एहतियात ना की तो। मैं बात कर रही थी कि जिस तरह उधर पेनक्रियाज में मसला आ जाता है, एरर आ जाता है, वो मज़ीद इंसुलिन को नहीं बना रहा या वो शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर रहा और उस बंदे की शुगर ब्लड में आना शुरू हो गई और उसको डायबिटीज़ डॉक्टर्स ने डिस्क्लोज़ कर दिया है या न्यूज़ ब्रेक कर दिया है कि आपको ये मसला है। इसी तरह ड्रग एडिक्शन की बीमारी में हम सबके लिवर के अंदर एक जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, नशे वगैरह मेटाबोलाइज होते हैं और फिर वन फाइन डे करते करते ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है कि हमारे लिवर में उस मेटाबॉलिज्म में एरर आ जाता है और अब वो मज़ीद नशों को हज़म नहीं कर रहा, अब वो उनको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। अब जब भी इंसान नशा करता है उसको मसले होते हैं, वो ड्रंक हो जाएंगे नशा कर, अल्कोहल लेकर या दूसरे नशे करके वो बिल्कुल पास आउट कर सकते हैं या बदहवास से हो सकते हैं या उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है और एक के बाद एक क्राइसिस उनकी लाइफ में आता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब उनकी बॉडी नशों को मेटाबोलाइज नहीं कर रही। मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि इन दोनों का बॉडीली सिस्टम यानी फिजियोलॉजी इन दोनों बीमारियों की सेम है, तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती फिर कि हम अपनी विल पावर पर रिलाई करें, क्योंकि विल पावर बीमारियों को जो है ना वो नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती। एक बंदे का ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो ऐसा नहीं होगा कि वो विल पावर से बैठा रहे और वो सोचें कि अच्छा चलो मैं, मेरी बड़ी विल पावर है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक बंदे को बुखार चढ़ा हुआ है, विल पावर से बुखार टूटता है? मामूली सी चीज़ें चले, नहीं होता ना। आपको उसके लिए कोई दवाई ही खानी पड़ती है, आपको उसके लिए कुछ करना, कोई हरकत करनी पड़ती है उसके लिए। ड्रग एडिक्शन के लिए भी विल पावर बिल्कुल वो नहीं है। आप पेशेंट्स के दिल में 100 दफ़ा ये ख्याल आता होगा कि ठीक तो आखिर मैंने ही होना है, 100 दिन के बाद भी हो सकता है मैं ठीक ना हूँ और हो सकता है कि अभी ले जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊँ। वकास साहब कभी ये ख्याल आया? होपलेस नहीं है, ये फैक्ट है, ये होता है, ये हमारी बॉडी का सिस्टम है, इसको मैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम बदपरहेजियाँ करेंगे तो ये हो जाएगा। लिवर डेड नहीं हो जाता, उसके अंदर जो उसका काम है ना, एक मखसूस हिस्सा जिसने उनको मेटाबोलाइज करना है नशों को, वो नहीं काम करता। फैट कंटेंट बढ़ा होता है उसका, फिर आपको चिकनाई वगैरह छोड़नी पड़ती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसका, फिर हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। तो फिर आप यानी नशों से ये भी मसले होते हैं। नशे का ताल्लुक सिर्फ वो उसका कोई मखसूस नाम नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि नशे का ताल्लुक, नशे की बीमारी का ताल्लुक सिर्फ लिवर से नहीं है। लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, लोगों को और न्यूरल मसले हो जाते हैं नशे की बीमारी की वजह से, यानी ट्रिगर हो जाती है ना ये सारी चीज़ें। आपका खाना पीना, उठना बैठना इतना मुतासर होता है कि बाकी बीमारियों की को दावत देने वाली बात है। जब सारी रात जाग रहे हैं और डिलीवरी कराते रहना है फूड पांडा से और फिर मीठी चीज़ें भी खानी है, हेरोइन के पेशेंट्स में बड़ा कॉमन है, कितना मीठा खाते हैं। और जब नशा छोड़ देते हैं तब भी मैंने कितनी दफ़ा यहाँ पर देखा था किचन में वो सैशे होते हैं ना शुगर के, वो खोल खोल के मुंह में डाल रहे होते हैं डायरेक्टली, फिर अपने रूम्स में इतने रखे होते हैं। तो अब हमने सख्ती ज़रा की है और इस पर निगरानी रखी है तो अब ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। अदरवाइज़ जब रूम सर्च हुआ करती थी तो बेड्स के नीचे से, पता क्या, मैट्रेसेस के नीचे से छुपा हुआ मिलता था इतने इतने बड़े पैकेट्स चीनी के, और वो एहतशाम सब कैसे चम्मच भर भर के पेशेंट्स खाते हैं। अब वो बीमार हैं बेचारे, उनको क्योंकि शुगर का हाई थोड़ा सेम होता है, थोड़े कम लेवल पर होता है लेकिन नशे जैसा होता है, यानी जाके वो उसी डोपामिन प्लेजर सेंटर को थोड़ा हिट करता है। बाकी सब के साथ भी होता है, हेरोइन वालों के साथ तो लाजमी होता है। ड्रग्स जब बंदा छोड़ता है तो उसको शुगर क्रेविंग और वैसे भी फूड क्रेविंग इन जनरल उसको काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैंने बताया ना कि हेरोइन वालों के साथ डेफिनेटली, बाकियों के साथ वैसे। ये नहीं हमारे पेशेंट्स चाय में इतनी चीनी डाल के पीना शुरू हो जाते हैं कि वो चाय कम और चीनी का पानी ज़्यादा लग रहा होता है, और उनके घर से हिस्ट्री दे रहे थे कि ये तो इतना मीठा नहीं खाता था, और यहाँ से किचन से मिल रहे होते हैं कि ये 2-2 कप 3-3 कप कस्टर्ड के मांग रहे होते हैं या दूध में ढेर सारी चीनी डाल रहे होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि विल पावर कुछ नहीं बेचती बीमारियों के आगे। ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि एक बंदे के अंदर 16 बंदे के अंदर 16% विल पावर होती है, 16%, और वो फ़ोन की बैटरी की तरह है, वो डिप्लीट हो जाती है अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो।
अच्छा, हर बंदे के अंदर 16% विल पावर होती है, लेकिन 16% बड़ी थोड़ी परसेंटेज है। इससे हम बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं ले सकते, ये डिप्लीट कर जाएगी अगर हमने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। हाँ, हम अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं अगर हम इसे बचा बचा कर रखें, यानी अगर हम ज़्यादा रिलाय अपना स्किल पावर पर करें तो विल पावर बढ़ती रहती है, उसकी परसेंटेज। यानी विल पावर आपको एक धक्का दे सकती है किसी चीज़ को स्टार्ट करने में, आगे नहीं काम आएगी। आगे आपको स्किल पावर ही यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप इतने सेफ होते तो आपको ये कह दिया जाता है कि अब आपकी दवाई कोई नहीं है, तो आप ज़रा अपनी रिकवरी को खुद ही चलाइएगा। आप ये समझ लें कि जो आपकी दवाई है ना, ये आपको सपोर्ट कर रही है नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने में, ठीक है। तो दवाई में किसी किस्म की मनूवरिंग खुद नहीं करनी। साइकेट्री के पेशेंट्स में ना इंसाइट वैसे भी नहीं होती दवाई की। इंसाइट का पता है क्या होती है? नॉलेज, उसका फ़ायदे नुकसान। जैसे कभी आप किसी हॉस्पिटल की ओपीडी में गए और आपने कभी वहाँ पर किसी रीनल कॉलिक वाले पेशेंट को देखा है, या कोई पेशेंट जो तकलीफ़ में हो शदीद, किडनी में दर्द हो या वैसे कोई और मसले के साथ हो, और वो अपनी बारी का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो कि डॉक्टर से को पहले मुझे चेक कर लें, इस तरह से कभी आपने किसी पेशेंट को ऐसे देखा है? ये होती है इंसाइट, जिसमें आप कहते हो कि मुझे फटाफट अटेंड कर लिया जाए, मुझे देर ना हो ज़्यादा, मेरा मसला बहुत क्रिटिकल है, मुझे फ़ौरन डॉक्टर्स अटेंड कर लें। ये होती है उस चीज़ की इंसाइट कि उस बंदे को पता चल जाता है कि अगर मैं दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन साइकेट्री में अनफॉर्चुनेटली मसला यहाँ पर होता है ना, तो कौन बताएगा? क्या लंग्स बताते हैं कि आपको मसला है? यानी हमारा जब ब्रेन है, हमारा ब्रेन का काम है कि उसने सारे मैसेजेस देने हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन का एक काम है कि उसने सारे मैसेजेस देने हैं, लेकिन हमारा ब्रेन ही अब सही काम नहीं कर रहा, तो कौन बताएगा? अच्छा, तो साइकेट्री में इंसाइट नहीं होती। हसन तुराब साहब, ये बात ख़ास तौर पर आपके लिए थी कि पता नहीं है ना कि मैं क्यों दवाई खा रहा हूँ, पता नहीं है कि इस दवाई के फ़ायदे कितने हैं, पता नहीं है कि अगर मैं ये दवाई छोड़ दूंगा तो मुझे कितना भारी नुकसान। दवाइयों के फ़ायदे ये हैं कि जो दवाई जिस बीमारी के लिए बनी है वो उस बीमारी को ख़त्म कर देगी। जैसे अगर किसी को शदीद सर दर्द है या कहीं और दर्द है, तो पेन किलर्स क्या काम करते हैं? इस बीमारी के अंदर पता क्या होता है? आपके रवैये होते हैं। यानी एक साइकेट्री की बीमारियों में होता ही ये है। साइकेट्री की बीमारियों में कोई वो नहीं होता कि हम कोई टेस्ट करा लें, ब्लड टेस्ट तो पता चल जाए, हाँ ड्रग यूजेज का पता चल सकता है, लेकिन आपके रवैये होते हैं। एक बंदा हर बात पर लड़ना शुरू हो जाए, एक बंदे को बात बात पर रोना आना शुरू हो जाए, उन बातों पर भी रोना आए जिन पर बनता नहीं है रोना आना, उन बातों पर भी गुस्सा चढ़े जिन पर बनता नहीं है गुस्सा करना, और वो अपनी साइड से कुछ भी ना कर रहे हों और सिर्फ उनकी डिमांड्स हों कि सामने वाले मेरी बात मानते रहें, और जब उनकी बात ना माने तो उन्हें गुस्सा आए। ये हैं वो साइन एंड सिम्टम्स के इनको इलाज की ज़रूरत है, चाहे वो बीमारी, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो काउंसलिंग हो। यानी ये हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स, ये हैं वो सिम्टम्स जिनको देख कर पता चलता है। साइकेट्री में ख़ास तौर पर ना, साइकेट्री में फ़ायदा ये है, बल्कि वैसे मोर और लेस हर बीमारी में ही, कि अगर नुस्खा सामने यानी प्रिस्क्रिप्शन सामने पड़ा हो ना डॉक्टर की, और पेशेंट भी सामने बैठा हो, तो आप बता सकते हैं कि पेशेंट ने दवाई खाई हुई है कि नहीं। क्योंकि कुछ दवाइयों से कुछ यानी जो हम मूड्स पता चलने थे कि आज अगर ये दवाई मिली है अगले कुछ घंटे तक ये असर रहेगा इसका, और आपका वो ना हो या उससे मैच ना कर रहा हो, तो पता चल जाता है कि दवाई में गड़बड़ चल रही है। क्या जब इंडोर की दवाइयों में गड़बड़ होती है इतनी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, क्या पेशेंट गड़बड़ नहीं करते दवाइयों में? क्या वो फेंकने में कामयाब नहीं हो जाते? तो क्या नहीं पता चलता किसी को बताए बगैर कि दवाई नहीं खाई जा रही? चलता है ना। इट डिपेंड्स कि आपको कितनी ज़रूरत है और कब तक ज़रूरत है। अगर दवाई की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो मेडिसिन बंद हो जाती है, अगर दवाई की ज़रूरत हो, रवैयों से पता चल रहा होता है और सोचों से, तो वो चलती रहती, फॉर लाइफ भी चलती है, 1 साल भी चलती है, विद इन अ ईयर भी ख़त्म हो जाती है, कुछ साल भी चलती रहती है। मैंने आपको बताया ना, जितनी ज़रूरत हो, जो जिस इंसान की ज़रूरत है। उसके अंदर ये होता है कि पेशेंट्स कंपेयर बहुत करना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ पेशेंट की तो दवाई बंद कर दी है तो मेरी भी बंद कर दें, फ़लाँ को तो 1 गोली मिल रही है, मुझे इतनी ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। अगेन वही जवाब है कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतनी दवाई मिलती है। हर पेशेंट का केस दूसरे से डिफरेंट है, और इस चीज़ को अपने डॉक्टर को अपने केस के हवाले से ट्रस्ट ज़रूर किया करें। यानी उसमें कंपैरिजन्स में ना जाया करें कि फ़लाँ पेशेंट के साथ तो ये रवैया है तो मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला। जिस तरह मैं आपको दोबारा कहूँगी, ट्रीटमेंट में ख़ास तौर पर होते होंगे, किसी ने नहीं कहा कि नहीं होते।
लेकिन फ़ायदे ज़्यादा होते होंगे जब डॉक्टर देता है दवाई। साइड इफ़ेक्ट, कोई दवाई अभी तक ऐसी नहीं बनी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। एक पैनाडोल आप खाते हैं ना, उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो बनी है दर्द ख़त्म करने के लिए। और अगर आप दर्द बर्दाश्त करते रहेंगे सोच कर कि मुझे इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, तो आप अपने आसाब को ख़ुद कमज़ोर कर रहे हैं। यानी कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप दर्दें तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहें, दवाई खाएं। उसकी विंडोज़ होती हैं कि एक दवाई अगर आपको ज़्यादा फ़ायदे दे रही है, विंडोज़ की ज़्यादा बड़ी है और कम नुकसान दे रही है, तो वो आपके लिए सेफ़ है, आप खा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स उस बंदे को होते हैं जो उस दवाई के लिए बना नहीं है। जैसे आपको डायबिटीज़ तो नहीं है ना, अगर आप उसकी दवाई खा लेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। यानी अगर आप या मैं इंसुलिन लगा लेंगे तो हम फ़ौरन से हाइपो में चले जाएंगे, हमें सिवियर साइड इफ़ेक्ट होगा। इनको कहते हैं पॉजिटिव साइंस। जब नफ्सियाती बीमारियों के बाद ये होते हैं ना, होते साइड इफ़ेक्ट्स हैं, होते पेनफुल हैं, लेकिन किताबों में इनको पॉजिटिव साइंस लिखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर दवाई की यानी ज़रूरत कम हो गई है, तो फिर आपकी दवाई कम कर दी जाती है। एट टाइम्स दवाई की एडजस्टमेंट में शुरू में भी पेशेंट्स को ड्राउजीनेस होती है, एट टाइम्स ड्रूलिंग होती है बहुत ज़्यादा, एट टाइम्स टांगें उनकी हिल रही होती हैं, कभी डिज़ी होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कुछ मसले होते हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स होते हैं सेशन हॉल में सो रहे होते हैं, होता है ना ऐसा, हम उन्हें बार बार डिस्टर्ब ही नहीं करते, पता होता है कि इनकी आजकल दवाई एडजस्ट हो रही है, कोई बात नहीं, ये सिम्टम्स कुछ गुजर जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। और वही पेशेंट कुछ दिन के बाद ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनकी दवाई एडजस्ट हो चुकी होती है या कम हो चुकी होती है, कुछ भी उसके अंदर चेंजेस आ चुके होते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि पीपल कैन सक्सेसफुली फिनिश एडिक्शन ट्रीटमेंट इन अ कपल ऑफ वीक्स इफ़ दे आर ट्रूली मोटिवेटेड। अगेन पिछले वाले से इंटरलिंक्ड है कि अगर ट्रूली मोटिवेटेड हों तो ट्रीटमेंट जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। मुझे बताएं, आपने एक कोर्स लिया हो 4 साल के लिए, ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप बड़े मोटिवेटेड हैं तो अब्दुर्रहमान साहब 4 माह में तो हो जानी चाहिए ना, डिग्री हो जानी चाहिए। 4 साल की डिग्री 4 माह में हो जानी चाहिए अगर बड़ी ही ज़्यादा मोटिवेशन है। तो फिर कहाँ लेकर जाना है वो मोटिवेशन का पहाड़ अगर हम यही नहीं कर सकते तो। ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट क्यों फिर हम अपनी मर्जी से स्ट्रेच या उसको कर सकते हैं, क्यों? वो भी तो प्रोटोकॉल्स पे हमने फॉलो करना है। उस पर हम क्यों कहते हैं कि 42 डेज़ कर लो? ईद से पहले अगर मुझे ले जाएंगे ना तो बस फिर तो बस मैं ठीक समझो पक्का। क्यों अली जायद साहब? ये सही नहीं है, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। जब हम लामा की बात करें या जब हम इस तरह की बात करें, इससे ये पता चलता है कि आप और मैं अभी तक बीमारी का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे। हम अभी तक ट्रिम और टेलर कर रहे हैं एज एफ ये प्रोटोकॉल्स को मैंने बनाए हैं या किसी और ने बनाए हैं। ये प्रोटोकॉल्स तो जिन्होंने बनाए हैं हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। और ये ड्रग एडिक्शन का मैं और आप कैसे, कौन डिसाइड करता है एंटीबायोटिक्स कितने दिन चलेगी? डॉक्टर्स क्या अपने दिल से डिसाइड करते हैं कि उस्मान साहब आप 3 दिन खा लें और अब्दुर्रहमान साहब आप ज़रा 11 दिन खाएं? और वो कहाँ से वो सारी गाइडलाइंस पढ़ते हैं या उन्होंने कहाँ से सीखी हैं? दायरा जिन्होंने बनाई और लिखी हैं। तो जो ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट है ये भी कोई मैंने या आपने नहीं बनाया कि हम इसको ट्रिम और टेलर करते हैं। पता नहीं किसने 42 डेज़ और 60 डेज़ और 70 डेज़ और पता नहीं 80 डेज़ निकाल दिए हैं। तो मुझे बताएं कि आपने पेशेंट्स को फॉलो करना है किसी राइट फोरम से आने वाली इन्फॉर्मेशन को? तो अब्दुर्रहमान साहब, जब हम 4 साल की डिग्री 4 माह में ख़त्म नहीं कर सकते तो हम ट्रीटमेंट को क्यों 42 डेज़ में ख़त्म कर दें या 40 डेज़ में या 1 महीने में, सिर्फ इस वजह से कि मैं मोटिवेटेड बहुत हूँ? मिथ है ना। तो फैक्ट क्या है इसका? ट्रीटमेंट टाइम पूरा चाहिए और एट टाइम्स फिर एक्सटेंड भी करना पड़ता है। आपको इसका एक्सपीरियंस हुआ? अच्छा, ड्रग एडिक्शन में हम पनिश भी कर सकते हैं किसी को, बहुत करते हैं, खाली प्रोवोक नहीं करते और भी बहुत तरह से पनिश करते हैं। यानी यहाँ पर आने से पहले, एट टाइम्स यहाँ पर आने के बाद भी, जब उनको पता नहीं होता कि बीमारी ये वाकई में बीमारी है और हमें इसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो वो मार कर भी देख लेते हैं, जितना उनका ज़ोर चलता है वो चला कर देख लेते हैं, वो पैसे रोक कर देख लेते हैं, वो घर से निकाल कर देख लेते हैं, वो और तरह की आसाइशें रोक कर देख लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा अक थक गए हों तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो पनिश करने से कभी भी, यानी नई साइकोलॉजी ने तो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकाल दिया है। पनिशमेंट का पहले ये हुआ करता था कि अगर आपने, यानी पुरानी साइकोलॉजी में आपको बताऊं, कुछ टेक्निक्स ये थी कि अगर आपने किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना है तो आप रिवॉर्ड करते हैं। यानी अगर आपने किसी रवैये को बढ़ाना है
तो आप रिवॉर्ड करते हैं। जैसे एक बच्चे ने आपकी तारीफ़ की या उसने कोई अच्छा काम किया, उसने अच्छे टेबल मैनर्स उसने दिखाए, तो आप उसको रिवॉर्ड करते हैं कोई अच्छी सी चीज़ देकर जो बड़ी उसके लिए इंटाइसिंग। और अगर उसका कोई बिहेवियर आपने कोई रिप्रिमांड देना हो तो आप फिर उसके साथ कोई पनिशमेंट अटैच करते हैं। ये पुरानी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स थे। बट अब ये होता है कि अब आपने अगर किसी का बिहेवियर कोई बढ़ाना हो तो आप रिवॉर्ड करते हैं, और अगर आपने किसी का बिहेवियर, किसी को रेप्रिमांड देना हो तो आप वो रिवॉर्ड को होल्ड कर लेते हैं। पनिशमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बंदा अगर स्किज़ोफ्रेनिक है ना, तो उनको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं या वो किसी और तरह से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए स्कल में होल कर देना और वहाँ से ब्लड निकाल देना, या कोई और टॉर्चर कर देना, कोई हाथ काट देना, कोई दांत निकाल देना। यानी एक बीमारी है जैसे साइकोसिस नहीं होता, जिसके अंदर चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं अजीबोगरीब सी, दिमाग की एक बीमारी है। तो अब आपने उस बंदे का ध्यान ही पूरा बदल दिया, उसको एक ऐसी तकलीफ़ दे दी कि उसका पूरा फोकस उस पर शिफ्ट हो गया, तो वो वैसी बातें करना, वैसी आवाज़ें निकालना रोक देते थे। ना उनको कोई चीज़ें दिखाई देती थी, ना सुनाई देती थी। क्यों? क्योंकि उनका फोकस इंटायरली शिफ्ट हो गया। तो उनको लगता था कि ये कोई इलाज है, यानी इससे तो लोग ठीक हो रहे हैं। फिर एक और चीज़ होती थी, ये जो लिथियम की दवाई आप खाते हैं, आप में से कुछ लोग, ये एक पानी हुआ करता था कहीं पर, बहुत पहले की बात है, उसमें लिथिया और इस तरह के, मतलब इसका सॉल्ट हुआ करता था उस पानी में। तो लोग ढेरों वो पानी पीते थे। बाइपोलर के जो पेशेंट्स होते थे, यानी जब टर्म तो नहीं थी बाइपोलर, बट इस तरह के जो लोग हरकतें करते थे उनको वहाँ से लाकर पानी पिलाया जाता था, तो वो ठीक होना, उनमें बेहतरी आना शुरू हो गई थी। फिर साइंस आई, उसने रिसर्च किया कि इस पानी में ऐसा क्या है, तो पता चला कि लिथियम और उसका सॉल्ट मौजूद है। तो फिर उसको टेबलेट फॉर्म में उन्होंने बना दिया। तो ये पहले से इलाज मतलब करते करते, अपडेट करते करते, ये अब एक बेहतरीन शक्ल है इलाज की। अदरवाइज़ पहले बहुत एक ऐसे ट्रीटमेंट्स हुआ करते थे जो इनह्यूमन थे। पनिशमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ड्रग एडिक्शन या किसी भी इलाज में। इससे रिबेलियसनेस आती है पेशेंट के बिहेवियर में, इससे ख़राबियाँ मज़ीद आ सकती हैं, कभी भी अच्छाई नहीं है। यहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स बैठे हैं, आप लोगों ने जब जब अपने बच्चे को डांटा है या कोई सख्ती की है, या कभी कभार गाली दी है, या कभी कभार वैसे डांट दिया, कोई थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद कुछ अच्छा तो नहीं हुआ। उसके बाद ज़्यादा ही कोई नशा हो गया, कोई चीज़ तोड़ दी, घर से चले गए, कुछ ऐसा हो गया ही नहीं। पनिशमेंट के बाद कभी भी अच्छाई नहीं हो सकती। पनिशमेंट के बाद वो जो ख़राबी उन्होंने पहले करनी थी, वो उसमें ज़रा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं कि वो तो मेरा हिस्सा था ना, तो अब ये आप लोगों ने जो मुझे डांटा था ये उस वजह से। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई कि पनिशमेंट से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।